लेट्स स्टार्ट। तो ये तो समझ आ ही गया होगा कि ये हमने ले रखा है, इट इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय फाइनाइट लेंथ चार्ज्ड वायर। फाइनाइट लेंथ चार्ज वायर, इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय फाइनाइट लेंथ चार्ज वायर। और इसकी चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है। अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। अंडरलाइन की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी कर दिया मैंने। ओके, सो दिस इज़ क्लियर आई थिंक। हमने एक फाइनाइट लेंथ का चार्ज वायर लिया है, इसकी लैम्डा कांस्टेंट है, और इससे एक आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आर भी कांस्टेंट है, इसलिए कैपिटल आर लिखा है। यहाँ से वाई वेरिएबल है और थीटा वेरिएबल है। ये सबको फीलिंग आ रही होगी, वाई और थीटा वेरिएबल है। कैसे निकालेंगे? मेथड वही है, डिफरेंशियल इंटीग्रल मेथड। क्या करो, पहले डिफरेंशियल पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो ये डिफरेंशियल पोर्शन डी हो जाएगा। दिस इज डिफरेंशियल पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड डी हो जाएगा, है ना। ऑब्वियसली ये जो डी है वो कौन से पोर्शन का है? इस वाले पोर्शन का है, इस वाले पोर्शन का है ना। अच्छा, इसमें एक चीज समझने वाली है कि इस डी को, इस डी को सीधे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों सीधे इंटीग्रेट नहीं कर सकते? सुनना ध्यान से। इस डी को, जैसे तुम सोच रहे हो कि डी की वैल्यू निकाल लें और डी को इंटीग्रेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें, है ना। ये नॉर्मली दिमाग में कैलकुलस में होता है कि डी तो पता लग गया, डी पता लग गया, डी को मतलब डी की वैल्यू निकालें और इसको इंटीग्रेट कर दें, है ना। मगर ध्यान रखो, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर हमें वेक्टर इंटीग्रेशन करना है। वेक्टर, क्योंकि हर एक सेगमेंट का, अगर जितने भी सेगमेंट होते उन सब का डी सेम डायरेक्शन में होता तब तो सारे डी को सीधे ऐड कर देते। मगर यहां पे जो भी सेगमेंट लोगे सबके डी अलग अलग डायरेक्शन में होंगे। जैसे यहां पर एक सेगमेंट होगा, उसका डी इधर होगा, ठीक है। कर्सर बड़ा मोटा हो गया, इसको छोड़ो, ये लेता हूँ, यही सब आई थिंक दिख रहा हूँ। हाँ, ये वाला कर्सर दिख रहा हो। जैसे ये वाला तुमने सेक्शन लिया, इसका डी इधर होगा, इधर लोगे तो इसका डी इधर होगा। देखना कर्सर, देखना, अगर यहां पर डी लेते हो तो उसका, सॉरी, यहां पर एलिमेंटल चार्ज लेते हो, डी नहीं लेना। यहां पर अगर डिफरेंशियल चार्ज लेते हो, फिर से रिपीट करता हूं, अगर यहां पर डिफरेंशियल चार्ज लेते हो उसका डी इधर होगा। कर्सर देखो, यहां पर डिफरेंशियल चार्ज लेते हो तो उसका डी इधर होगा। यहां पर डिफरेंशियल चार्ज लेते हो तो उसका डी इधर होगा। इधर नीचे लेते हो तो उधर होगा। समझ आई बात? हर एक डिफरेंशियल चार्ज का डीई अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो एक बात समझ लो, डी को सीधे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्या करोगे? पहले डी के कंपोनेंट करोगे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। और एक्स डायरेक्शन, ऑब्वियसली एक्स डायरेक्शन के जो कंपोनेंट, सॉरी फिर से जस्ट मोर इमोशनल जो एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट होंगे वो एक्स डायरेक्शन में ही होंगे, तो उनको तो ऐड कर सकते हैं। और वाई डायरेक्शन के जितने कंपोनेंट होंगे वो वाई डायरेक्शन में होंगे, तो उनको सीधे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखो, जितने भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और भी वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स है इस तरह से, या मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड तो खैर सेम डायरेक्शन में होता है। खैर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी डी ठीक है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसको ऐड करने से पहले रिजॉल्व करना होता है। ये हमें बहुत पहले से पता है ना। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी लोगे उसको ऐड करने से पहले रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। चलो, मगर पहले डी की वैल्यू तो हम निकाल ही लें। तो यहां पर ये एंगल थीटा है, तो पहले तो हम डी की वैल्यू निकाल के कोने में रख लेते हैं। सो डी ई, है ना, डी ई की वैल्यू कितनी होगी? इसका चार्ज कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? के डी क्यू अपॉन के। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, शायद पूरा टाइम भी खा जाए, तो हैव पेशेंस, ठीक है। के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मगर आर इसमें से कैपिटल आर नहीं होगा, आर ये वाला नहीं होगा, वो आर हमने लिया नहीं है, आर ये वाला होगा। ये दोनों बहुत पास पास है, समझ आई बात? तो कैपिटल आर मत ले लेना। तो दिस इज, और ये वाला स्मॉल आर वेरिएबल है। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, तुम्हें दिख रहा होगा। कैपिटल आर इज कांस्टेंट, गोला लगा देता हूं, मगर स्मॉल आर और वाई वेरिएबल है, तो के डी क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी स्मॉल आर वेरिएबल है, तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी की वैल्यू हो गई। कुछ भी खास नहीं है इसमें, है ना, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
ठीक है। अब डी क्यू की वैल्यू रख लो। डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेमडा डी वाई, तो उसको भी लगे हाथ रख ही लो। डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी तो के वही कांस्टेंट के 1/4 पाई एप्सिलॉन वाला, तो के है ना, तो ठीक है, नीट वालों थोड़ा सा हैव पेशेंस। डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा डी वाई। ठीक है, पहले ये था एनसीईआरटी में, लेमडा डी वाई और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब y एक अलग वेरिएबल है, r एक अलग वेरिएबल है। ये ध्यान रखना कौन सा वेरिएबल है कौन सा कांस्टेंट है, तो वो बहुत जरूरी है। वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो d की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे y अलग वेरिएबल है, स्मॉल r अलग वेरिएबल। तो मैं अगर इसको ऐड, अच्छा यहाँ पे हमने सिमेट्रिकल पॉइंट नहीं लिया, यहाँ पर हम पूरे का निकालेंगे, है ना। तो x कंपोनेंट भी होगा, y कंपोनेंट भी होगा। अगर अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू बराबर होती है तब तो y कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, मगर हमने इसमें जनरल केस लिया है तो अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरा करना चाहते हैं टोटल। सो दिस विल बी द x कंपोनेंट। तो दोनों को अलग अलग कलर से ट्रीट कर लो, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो d का x कंपोनेंट कर लो, डी ई एक्स, है ना। तो ये एंगल थीटा थीटा दिख ही रहा होगा सबको, तो दिस इज डी ई एक्स, हाँ कॉस हो जाएगा, वेरी गुड, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इधर वाला कंपोनेंट जो है डी वाई, फालतू मत, हाँ जब डाउट हो गलत हो मत बोलो, फालतू मत बोलो। कॉस कर दूंगा, रुक जाओ, अरे फालतू मत बोलो। डी एक्स लिखा है, बाद में कॉस लिखूंगा। अच्छा पॉज करो। d इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया, ये हो गया, ओके। सो इतना काम हो गया। अब हमने कंपोनेंट कर लिया, डी ई एक्स लिखा है, अभी कॉस थीटा लिखेंगे, है ना, बाद में डी एक्स की वैल्यू कॉस थीटा लिखेंगे। तो इसको मैं अलग कलर से टैकल करूंगा और दूसरे वाले को अलग कलर से, कुछ प्यारा सा कलर लेता हूँ, ये कलर लेता हूँ, इस कलर से टैकल करूंगा। ठीक है, डी ई वाई, ऑब्वियसली डी ई वाई डी साइन थीटा होगा, जिसको मैं बाद में इधर साइड में लिखूंगा। ठीक है, तो डी एक्स हो गया, डी वाई हो गया, डी की वैल्यू हो गई, ओके। नाउ अब यहां पर एक चीज समझ लो पहले, कि जैसे डी ई एक्स में डी कॉस थीटा, मैं प्रोसेस से करता जाता हूँ फिर ज़्यादा फीलिंग आएगी। तो पहले मैं डी ई एक्स लिखता ही हूँ, चलो, है ना, डी ई एक्स लिखता हूँ, नहीं तो तुम कहोगे कहाँ से आया। तो जस्ट राइट डी ई एक्स, बहुत ध्यान से डी ई एक्स, और पूरी तरह समझने में दिमाग लगाओ, डी ई एक्स, ठीक है, दैट विल बी डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर कॉस थीटा आ जाएगा और यहां पे के लेमडा डी वाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो y एक अलग वेरिएबल हो गया, r एक अलग वेरिएबल हो गया, थीटा एक अलग वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो ये तीन तो फ्री वेरिएबल हो गए, बाकी e डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये ट्रिपल वेरिएबल की कैलकुलस हो गई। तो ऑब्वियसली उसको हम टैकल नहीं कर सकते, तो हमारा पहला काम होगा कि सबको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करें, और थीटा वेरिएबल में कन्वर्ट करना इजी रहता है, क्योंकि कॉस थीटा साइन थीटा के इंटीग्रेशन थोड़े से आसान होते हैं। तो अगर थीटा आ जाए, कहीं पे थीटा आ जाए, हाँ, मतलब तो सारे वेरिएबल को थीटा में कन्वर्ट कर दो। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की ट्रिक है, ये फिजिक्स की ट्रिक नहीं है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में काम आएगी, कि जहां भी थीटा हो वहां पर इजी करने के लिए सारे वेरिएबल को थीटा के टर्म में कन्वर्ट करो। वैसे नहीं भी करोगे, दूसरे तरह से करोगे, हो जाएगा, मगर थीटा जो साइन थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन है वो थोड़ा ईजी होता है। ठीक है, तो वही हम करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले, और ऑब्वियसली कि अगर y को, y है यहाँ पे r है, तो यहाँ पे एक एक करके कन्वर्ट करते हैं सबको, यहाँ साइड में नीचे कहीं कन्वर्ट करते हैं। लेट मी टेक वाइट कलर, फिर बाद में यहाँ पे लिख लेंगे, पहले कन्वर्जन करते हैं। तो यहाँ से क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कैपिटल आर आ गया, स्मॉल आर आ गया। ठीक है, तो कम से कम एक कांस्टेंट आना चाहिए, है ना। तो यू कैन राइट कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, कैपिटल आर, और हाइपोटेन्यूज कितना है, स्मॉल आर। ठीक है, सो ये कैपिटल आर कांस्टेंट है, ध्यान रखना, एक कांस्टेंट आना चाहिए, एक वेरिएबल आना चाहिए। ठीक है, नहीं दोनों वेरिएबल हो गए तो फिर तो और परेशानी हो जाएगी तुम्हें।
ठीक है, तो स्मॉल आर को लिख सकते हो आर सेक थीटा, आर सेक थीटा। जहां पे गलती हो फौरन बताना है, तब चुप मत रहना, है ना, जब गलत हो तो चुप मत रहना। तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर सेक थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो एक काम हो गया, तो स्मॉल आर को मैंने थीटा में कन्वर्ट कर दिया, इसका खेल हो गया। अब मुझे वाई को भी हटाना है, वाई को भी थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो भी काम मैं कहीं पे कर लेता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो कैपिटल आर आ गया, कैपिटल आर जरूर आना चाहिए, है ना, क्योंकि तुम ऐसे भी कर सकते हो, सपोज करो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन स्मॉल आर, नहीं चलेगा, क्योंकि वाई भी वेरिएबल है, स्मॉल आर भी वेरिएबल है। नंबर ऑफ वेरिएबल को कम से कम करने की कोशिश करो। ठीक है, यहां पर ये समझ लो डेरिवेशन नहीं सिखा रहा हूं मैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की ट्रिक भी सिखा रहा हूं, है ना, उसके सवाल करने के लिए। तो यही ट्रिक तुम्हें एओडी के सवाल करने में काम आएगी, तो करना एओडी के सवाल, है ना, जो बचे हुए हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन आर। सो विल राइट tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लूँ, यहाँ पे जगह है तो ज़्यादा नीचे का स्पेस ना लूँ। tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y अपॉन कैपिटल आर। समझ आया, y अपॉन कैपिटल आर। तो इसका मतलब हो गया y इज इक्वल टू आर टेन थीटा, y इज इक्वल टू आर टेन थीटा। ठीक है, मगर मुझे y तो चाहिए नहीं, मुझे तो dy चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट भी कर दूं मैं, तो dy अपॉन डी थीटा, है ना, तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, इसलिए तुम्हें मैंने कैलकुलस रिवाइज करवाई थी ना, देखो कैसे लग रही है। अगर वो सब ना करवाता तो अभी जेई वालों को भी समझ नहीं आता क्या हो रहा है, तो इसीलिए प्रैक्टिस करवाई। पॉज, हाँ, ओके। सो डी, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी थीटा किया मैंने, है ना, डी वाई अपॉन डी थीटा, तो आर टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, पढ़ा है ना, सेक स्क्वायर थीटा। आई थिंक डेरिवेटिव ऑफ टेन थीटा याद होगा तुम्हें, हाँ, इसीलिए मैंने रिवाइज करवाया था। तो डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो खैर डी वाई की वैल्यू आ गई। अब हम इन दोनों की वैल्यू, क्योंकि हमें तो डी की वैल्यू की जरूरत है, तो यहां पर इन दोनों का काम तमाम कर दे, इन दोनों की वैल्यू यहां पर रख दें, तो ये आ जाएगा के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा, लेमडा भी कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, डी वाई की वैल्यू कितनी है, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, एंड डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, है ना। इसलिए वन नोट मुझे बहुत पसंद है मैथ्स के लिए, ये इधर बढ़ता जाता है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी भैया, कैपिटल आर सेक थीटा, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर सेक थीटा, तो ये हो जाएगा, स्क्वायर करना है तो कैपिटल आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। समझ आया, तो ऑब्वियसली यहां से सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, एक एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, के लेमडा बाई आर डी थीटा, है ना, दिख गया सबको, के लेमडा बाई आर डी थीटा, यहां पे लिख देता हूं नीचे। तो डी की वैल्यू में कोई सेक थीटा वगैरह आ ही नहीं रहा है, तो सिर्फ क्या आ रहा है, के जो कि एक कांस्टेंट है, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्स, के सॉरी, के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबको याद होगा। लेमडा भी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, और डी थीटा, डी थीटा तो डी थीटा ही है, डी और थीटा थोड़े दूर दूर नहीं बन गए, चलो चलेगा, अपॉन आर हो गया, के लेमडा डी थीटा बाई आर, ये डी की वैल्यू आ गई। अब हमें डी तो चाहिए नहीं, अब कलर चेंज करते हैं, हमें तो चाहिए डी ई एक्स, तो यहां पे रख दो, तो डी ई की वैल्यू रख दो के लेमडा बाई आर। ठीक है, और यहां पे बहुत सीधा साधा वेरिएबल बन गया, कॉस थीटा डी थीटा, ईजी सा बन गया, तो बहुत मुश्किल नहीं है, इसलिए नीट वाले भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस थीटा साइन थीटा ही आएगा। तो ये डी ई एक्स आ गया। अब ऑब्वियसली टोटल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट कर दो, है ना,
फिजिक्स में अक्सर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करते हैं जब सिचुएशन पता हो, जब नहीं पता हो तब कुछ नहीं कर सकते, मगर जब सिचुएशन पता हो। यहाँ पे तो पता है थीटा की वैल्यू नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, -α1, ऊपर की तरफ हमने एक्चुअली में यहाँ पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया है, थोड़ा सा रूल के अपोज में है। नॉर्मली हम लोग एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है, तो चलेगा वो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, चलेगा, उल्टा बना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑब्वियसली अगर थीटा तुम इधर पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे की तरफ निगेटिव होगा, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज अपने आप निगेटिव हो जाएगा। तो वो रूल अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, मगर जनरली जो है वो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो चलेगा। तो दिस इज, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करते समय जो कांस्टेंट है वो तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट बाहर रहेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, cos थीटा डी थीटा, cos थीटा एंड डी थीटा। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, -α1 से लेकर +α2 तक। ध्यान रखना यहां पे α1 लिखोगे तो बात खराब हो जाएगी, क्योंकि थीटा हमने ऐसे लिया है, तो थीटा अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, है ना, नीचे की तरफ वाला अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे -α1, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, अब हम आगे इसको बढ़ाते जाएं। ठीक है, अब तक तुम्हें ये तो पता लग गया होगा कि cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है, माइनस sin थीटा नहीं होता है ना, प्रैक्टिस कर ली होगी तुमने। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा। ठीक है, तो अक्सर ये गलती तो बहुत कॉमन लोग करते हैं कि cos थीटा का इंटीग्रेशन लिख देते हैं -sin थीटा, बहुत कॉमन गलती है। ठीक है, तो इस गलती से सावधान रहना। तो खैर, माइनस मैंने बाहर लिख दिया है और अंदर मैं लिखूंगा sin थीटा। ठीक है, ये कल जैसा ही है, कुछ खास नहीं है, sin थीटा, और -α1 से लेकर α2 तक। ठीक है, सो एक स्टेप इधर ही आगे बढ़ जाए, तो यहां पे लिखोगे -k λ/r, और ये हो जाएगा sin α2 माइनस sin α1, है ना, sin α2 माइनस sin α1, जो कि हो जाएगा sin α2 प्लस sin α1, कल की तरह ना, sin α2, अभी माइनस बाकी है, sin α2 प्लस sin α1, ठीक है, तो ये कुछ आ गया। तो EX की वैल्यू कितनी, स्टेप में इसको लिख देता हूं, है ना। ऑब्वियसली जब तुम क्वेश्चन करोगे तो इतना लंबा डेराइव नहीं करोगे, है ना, मगर मैं खाली फॉर्मूला बताता तो मजा नहीं आता। तो अब तुम्हें शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखना है, जब तुम्हें क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें यही फॉर्मूला याद रखना होगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, और जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव तो डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे, बेसिक से तो पूरा टाइम ही, पूरा पेपर ही सॉल्व करने में ही लग जाएगा टाइम, तो वो तुम कर भी नहीं सकते। ठीक है, मगर हर फॉर्मूले का मतलब तो पता होना चाहिए कहाँ से आ रहा है। यहाँ पे माइनस आया तो एक चीज़ ध्यान रखना कि ये मैंने लिया डी cos थीटा DEX, है ना, DEX इज इक्वल टू sin α2 प्लस sin α1 प्लस sin α2। ठीक है, समझ आई बात। एंड जो EX कंपोनेंट है, दैट EX कंपोनेंट इज इक्वल टू दिस इज k लैम्डा। इसकी वैल्यू, ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, कहीं पे कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं की है? हाँ, आपने वैसे ही माइनस ले लिया है सर। कहाँ पर? हाँ सर, इंटीग्रेशन के बाद से कहाँ पर? की वैल्यू कितनी आपने माइनस लगा दिया। कहाँ पे माइनस लगा दिया? अरे यार, अबे ये बोला करो, वही तो कह रहा हूँ, माइनस कहाँ से आ गया, तो ये नहीं बोलोगे तुम। cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है। आप ऐसा समझा रहे थे कि sin थीटा का माइनस cos थीटा है, इसलिए। अच्छा, वही तो कह रहा हूँ, मैंने कहा ये माइनस कहाँ से आ गया, इसकी वैल्यू सब गड़बड़ होती, ये चीज़ नहीं बोल सकते हो तुम लोग, ये सब जो है यहाँ पे बोलना चाहिए, यहाँ पे बोलना चाहिए। ये माइनस मैंने समझाने के चक्कर में लगा दिया, चलो माइनस नहीं आना चाहिए। माइनस का मतलब है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होता है, वो हो ही नहीं सकता, वही कह रहा हूँ, ये माइनस कहाँ से आ गया। चलो, आई होप यू गॉट इट, ये चीज़ बोल दिया करो भैया,
भले ही मुझसे कितनी भी गलती, ये कितना भी हो जाए, ये चीज़ बोलना। चलो बाद में बोला अच्छा किया, तुमने ध्यान तो दिया कि मैंने क्यों ऐसा किया। इसका मतलब बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, इसका मतलब स्कूल स्कूल खोलने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो वैसे ही बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो ये हो गया ई एक्स कंपोनेंट। नीट वालों को या जेई वालों को भी इसको याद रखना है। ऑब्वियसली इतना बड़ा फॉर्मूला डिराइव नहीं करोगे, तो इसको अपने मेमोरी वहाँ पर माइनस नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। क्यों आएगा भैया, क्यों आएगा? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, माइनस साइन थोड़ी ना होता है। मैंने वो समझाते समय लिख दिया, जैसे झोंक में आके लिख दिया। मैंने समझाया ना तुम्हें, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा नहीं होता है। तो गलत समझाते समय गलत लिखता चला गया, है ना। वो बाद में भी चेक हो जाएगा कि माइनस का मतलब क्या है, एक्स पीछे की तरफ आना चाहिए, ऐसे वो तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे तुमने देखा होगा, मैं थोड़ा सा मैंने सोचने लगा कि ऐसा मैंने कहीं गड़बड़ की है, पता लग गया ना। मुझे कैसे पता लगा गड़बड़ की है? कि वो प्रैक्टिकल सिचुएशन से अगर मैच नहीं कर रहा है तो कुछ गड़बड़ है। इसलिए फिजिक्स में ना जब गलती कुछ होती है तो अपने इंट्यूशन से पता लग जाता है तुम्हें। ज़रूरी नहीं कि तुम आंसर देखो, तुम्हारे इंट्यूशन से पता लग जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा, ये फिजिक्स में ही होता है, तो इसलिए आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कई इंटरनेशनल जो बुक्स होती है उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए होते, या दिए होते तो ऑड नंबर के दिए होते, इवन के नहीं दिए होते ऐसे। तो उसमें अपने आप ही पता लग जाता है। खैर बकवास बंद करूँ, आगे शुरू करूँ। ई वाई, अब ई वाई के लिए मुझे कुछ ज़्यादा तो करना नहीं है। इसका कंपोनेंट डी, यहाँ पे डी कॉस थीटा, डी के, हाँ यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा सब वही होगा, तो क्यों, एक मिनट ध्यान देना, ध्यान देना। यहाँ पे जहाँ पे लिखना है यहाँ पे, और ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो जस्ट इसे कहते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी, टाइम बचाने का तरीका, ठीक है। जब वही करना है तो हाँ, ऑब्वियसली लास्ट में डिफरेंट आएगा, तो वो मैंने मिटा दिया, है ना। तो कलर के डिफरेंट होने से तुम्हें ये भी फीलिंग आएगी कि पहले की तरह है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे डी कॉस थीटा, एक और चीज़ मिटानी रह गई, एक और चीज़ मिटानी रह गई। कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ऑब्वियसली वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, साइन थीटा होगा। डी वाई क्या होगा, ये डी कॉस थीटा, ये वाला जो क्रीम कलर का है वो साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। बाकी सब तो वही रहेगा, के लेमडा बाई आर, साइन उसकी वैल्यू सब वही होगी। यहाँ पे साइन थीटा होगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। अब माइनस आएगा, है ना, अब लिखना माइनस। हाँ, इसका कॉस अल्फा टू, कॉस अल्फा टू, कॉस अल्फा टू माइनस कॉस माइनस अल्फा वन। और शायद तुम्हें याद हो कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। इतना तो मैथ्स तुमने पढ़ी होगी, ठीक है। सो ई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नहीं है तो बेसिक से चेक करके देख लेना, वो भी तुम्हें सिखाया है। खैर, तो ये आएगा, इसको मैं लिख दूं पहले, माइनस के लेमडा बाई आर। समझ आया, टाइम बचा, एनर्जी बची, के लेमडा बाई आर। और ये हो जाएगा कॉस अल्फा टू माइनस कॉस अल्फा टू, कॉस अल्फा टू माइनस कॉस अल्फा वन। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, याद है, कॉस अल्फा वन, ठीक है। अब यहां पे बाहर माइनस साइन आ रहा है, ठीक है। बस यहाँ पे भैया वाई कंपोनेंट होगा, कुछ ना कुछ गलती मैं करूँगा ही। यहाँ पे ऑब्वियसली दिस इज़ वाई कंपोनेंट, दिस इज़ वाई कंपोनेंट, दिस इज़ वाई कंपोनेंट। चलो, वो तो पुराना ना लेने की वैसे गलती है ना। चलो, आई गॉट इट, गॉट इट। दिस इज़ ई वाई, दिस विल बी ई वाई, दिस विल ई वाई, दिस विल बी ई वाई। अच्छा, यहाँ पे देखना, अब टोटल डी वाई नीचे की तरफ आ रहा है और माइनस आ रहा है, और कॉस अल्फा टू माइनस कॉस अल्फा वन आ रहा है, कॉस अल्फा टू माइनस कॉस अल्फा वन आ रहा है। अगर तुम्हें माइनस नहीं लेना है ना, माइनस नहीं लेना है, या तो इसको ऐसे लिख दो, कॉस अल्फा वन माइनस कॉस अल्फा टू। तो ऐसे याद रखोगे, जिस तरफ वाई कंपोनेंट होगा उसी तरफ वाला एंगल लेंगे,
तो मतलब इसको ऐसे कर सकते हो अगर माइनस हटाते हैं, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला याद करना है। तुम इतना लंबा डेरिवेशन तो नहीं करोगे, कोई सवाल आएगा, जेई वाले भी इतना लंबा डेरिवेशन नहीं करेंगे, है ना। तो के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा 2, तो याद करने का तरीका देख लो कि ई वाई इधर आएगा, ऑब्वियसली जिधर इंटीग्रेट होके अगर मैं इस छोटी सी चीज को मिटा दूं तो जिधर डी वाई है वो सारा इंटीग्रेट होके इधर ही आएगा, ऐसे ही याद रखना है ना। तो अल्फा 1 किसको लेना है, क्योंकि एंगल वहां पे लिखा तो होगा नहीं कि ये अल्फा 1 लो ये अल्फा 2 लो, तो अल्फा 1 उसको लेना है जिधर हमारा ये कंपोनेंट है, जिधर तुम ई वाई लोगे, ठीक है, उधर। अगर मान लो इसको रिवर्स कर लो तो ये ऑब्वियसली अगर ऊपर ले लोगे तो अपने आप यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। तो ऐसे याद रखोगे ई वाई हमें उधर लेना है जिधर का हमें कंपोनेंट, जिधर का कंपोनेंट उधर का एंगल। यहां पे देखना, अगर अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू बराबर है, इफ अल्फा 1, लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर, दिस कलर, अगर अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू बराबर है तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि y कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो ई वाई तो जीरो हो जाएगा, ई वाई जीरो हो जाएगा। अल्फा 1 अल्फा 2 के बराबर होने का क्या मतलब है कि सिमेट्रिकल पॉइंट पे, है ना, जैसे जितना एंगल इधर हो उतना एंगल इधर हो, तो ई वाई की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। वो तो कंसेप्चुअली भी लगता है कि इधर के पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड उधर वाले को कैंसिल कर देगा, है ना। खाली ई एक्स की वैल्यू होगी, ई एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। ई एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहां से ई एक्स वाला फॉर्मूला तुम्हें मिली, यस सर, यस वेरी गुड, के लेमडा बाई आर साइन अल्फा 1, अल्फा 1 अल्फा 2 बराबर है तो इसको अल्फा ले लो, तो ये आ गया 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा। अब नीट वालों के काम की चीज है, देखना ये दोनों एक जैसे नहीं लग रहे हैं, वहां भी के लेमडा बाई आर था, यहां भी के लेमडा बाई आर है, यहां पे 2 साइन अल्फा है, वहां पे 2 साइन अल्फा बाई 2 था, मगर यहां पे हम उस वहां पे हम पूरा एंगल ले रहे थे, है ना। वहां पे पूरा एंगल का पूरा एंगल था तो अल्फा बाई 2 था, यहां पे पूरा एंगल कितना है 2 अल्फा। अगर यहां पे पूरा अल्फा अल्फा बराबर है तो ये पूरा एंगल कितना होगा 2 अल्फा, तो उसका आधा ले रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला करीब करीब वैसा ही हो जाता है, अगर ये मेमोरी टिप है ना, फॉर्मूले करीब करीब वैसा ही हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को याद रखो, आगे के टेस्ट में काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, इसके देता जाऊंगा क्वेश्चंस, ठीक है। बस स्टॉप करता हूँ, बहुत हो गया।